हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और बच्चों ये छोटा सा चैप्टर है एंड बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा हर साल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है। उसको हम कल कवर करेंगे। आज की वीडियो में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एंड बेसिक्स को बिल्ड करेंगे जिससे हम वो कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। तो बच्चों बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि डिबेंचर का मतलब क्या होता है। डिबेंचर एक रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, यानी कि अगर मैंने आपसे पैसा लिया तो मैंने आपको उसके बदले में कुछ एक्नॉलेजमेंट लेटर दिया, यानी कि मेरे पास आपके पास ऐसा क्या सबूत रहेगा कि मैंने आपसे पैसा ले रखा है। मैंने आपसे पैसा लिया और मैंने उस पैसे के बदले आपको एक रिटन एक्नॉलेजमेंट दे दिया, ठीक है ना, एक लीगल डॉक्यूमेंट दे दिया कि देखो ये एक डॉक्यूमेंट आपके पास है जिसके अंदर जितना पैसा आपने कंपनी को दे रखा है वो मेंशन होगा, कंपनी की जो सील है वो उसके अंदर रिटर्न होगी, ठीक है ना, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनी आपको पैसा देगी वो रिटर्न होगा, उस पर मैच्योरिटी डेट लिखी हुई होगी, ठीक है। तो डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है डेट का। आपने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी ने आपको एक लेटर दिया, एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट दिया जिससे आपके पास ये प्रूफ होता है कि आपने उस कंपनी को पैसा दिया है एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी विल गिव दैट मनी टू यू बैक, ठीक है बच्चों। और अगर कंपनी पैसा नहीं देती है तो आप लीगल एक्शंस ले सकते हैं कंपनी के खिलाफ, क्योंकि जो डिबेंचर है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है और जिसके पास डिबेंचर होता है उसको हम डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। एंड डिबेंचर होल्डर केस कर सकता है कंपनी में, ठीक है ना। कि कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन हो जाती है कि कंपनी को पैसा रिटर्न करना ही करना होता है। डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी वोटिंग राइट्स उनको नहीं मिलता है, कोई डिविडेंड उनको नहीं मिलता है, उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट मिलता जाता है ना। हर महीने के महीने कंपनी उनको इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे देती है या फिर इंटरेस्ट प्रोवाइड उनको कर देती है उस कैपिटल का जो उन्होंने कंपनी के अंदर लगा के रखी है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि डिबेंचर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो हमने डिस्कस करी थी। सबसे पहले रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, ठीक है। सेकंड, सील ऑफ कंपनी उसके उस डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रेजेंट रहती है। थर्ड है उसके अंदर रीपेमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि कितने महीने बाद या फिर कितने सालों के बाद हम आपको रीपेमेंट करेंगे, किस इंटरेस्ट से आपको रीपेमेंट करेंगे। कभी कभी आपने हमेशा देखा होगा कि जो डिबेंचर है वो ऐसे लिखे जाते हैं 12% डिबेंचर्स, ठीक है ना। तो जो 12% है ना यही इसका इंटरेस्ट रेट है, यही इसका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। यानी कि 12% पे डिबेंचर मैंने आपको इशू करे हैं, जब मैच्योरिटी होगी तो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लग जाएगा। फोर्थ है मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स से कम होना चाहिए, 10 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 ईयर्स से ज़्यादा सिर्फ जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं, है ना, वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका जो डिबेंचर पीरियड है वो ज़्यादा रहता है। 10 ईयर्स से 30 ईयर्स तक चला जाता है, ठीक है। फिफ्थ है ये लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। सिक्स्थ, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं, यानी कि अगर आपने डिबेंचर पे पैसा उठाया है तो आपको अपने डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देना ही देना होगा, कोई इफ एंड बट्स इसके अंदर नहीं चलते हैं। तो बच्चों जल्दी से हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के डिबेंचर होते हैं। बच्चों सबसे पहले आता है रिडीमेबल डिबेंचर्स, यानी कि वो डिबेंचर्स जिनका पेमेंट कंपनी, है ना, 2-3 साल बाद या 10-15 साल के बाद करने वाली है। फिक्स्ड है कि इतने मैच्योरिटी के बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे, यानी कि जो आपका डिबेंचर है वो रिडीम करने लायक है, यानी कि आप आके उसको रिडीम करवा के लेकर जा सकते हो, ठीक है। रिडीमेबल डिबेंचर्स। सेकंड है नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स, यानी कि वो डिबेंचर्स जिनको कभी रिडीम नहीं किया जा सकता। जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी की लिक्विडेशन होगी, यानी कि वाइंड अप होगा, कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, उसी के बाद उसका पेमेंट किया जाएगा। बच्चों सेकंड है कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड उसमें ही पार्ट है, उसमें पार्ट नहीं, यानी कि थर्ड कैटेगरी है। देखो क्या है,
रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, तो मैं उसको एक ही लेकर चल रहा हूँ, लेकिन अगर इसको एग्जाम में लिखना है आपको तो इसको अलग अलग पॉइंट करके ही लिखना, कन्वर्टेबल एंड देन फिर नॉन कन्वर्टेबल। यानी कि जो आपके डिबेंचर्स हैं, वो आपके जो डिबेंचर्स हैं वो आपके इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, आपके इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर कोई अदर सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही, लेकिन जो आपका जो डिबेंचर है वो आपको जो पेमेंट है वो इन काइंड कर रही है। आप डिबेंचर लेकर आए, हमने आपको इक्विटी शेयर्स पकड़ा दिए, लो भाई आप डिबेंचर का पैसा इक्विटी शेयर्स में पकड़ लो, उसमें आपका पेमेंट मिल जाएगा। कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी कि वो डिबेंचर जो कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू अदर सिक्योरिटीज। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल यानी कि वो जो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर्स यानी कि इन डिबेंचर्स को बैक करता है कोई फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट। यानी कि जब आपको मैंने डिबेंचर दिया तो उसमें मैंने प्री कंडीशन लिखी कि अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो मैं इस एसेट को मॉर्गेज लगा देता हूं, इस एसेट को मैं गिरवी रखता हूं इस डिबेंचर के ऊपर। ठीक है ना, इन डिबेंचर्स के ऊपर कि अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो वो पेमेंट कैसे होगा, इस फिक्स्ड एसेट्स को बेचकर उस डिबेंचर का पेमेंट हो जाएगा। यानी कि वो सिक्योर्ड है क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई एक फिक्स्ड एसेट्स है ना पहले से ही मॉर्गेज रखा दिए गए हैं। अनसिक्योर्ड जिसके अंदर कोई फिक्स्ड एसेट्स रखे नहीं गए हैं। फोर्थ आ जाता है रजिस्टर्ड डिबेंचर, यानी कि यहाँ पे जब डिबेंचर होल्डर है ना, डिबेंचर जो होल्डर है या फिर कोई एक लेमैन है वो अगर कंपनी के पास आता है, कंपनी से बोलता है कि मुझे मैं आपको पैसा देना चाहता हूं एंड आप मुझे डिबेंचर दे दीजिए, तो जो डिबेंचर होल्डर है उसका नाम है ना, उसका नाम, उसका एड्रेस सब कुछ कंपनी के अंदर लिखा जाता है। वो जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी से रजिस्टर्ड होता है एंड जब वो डिबेंचर होल्डर यानी कि जब वो डिबेंचर होल्डर उस सर्टिफिकेट को लेकर कंपनी के पास आएगा तब कंपनी चेक करेगी कि आपका नाम हमारे रजिस्टर में लिखा हुआ है कि नहीं है, जो एड्रेस आपका है वही सेम है कि नहीं है। जब भी हम आपको क्या देंगे, आपका रिफंड देंगे या फिर आपका रीपेमेंट करवाएंगे। रजिस्टर्ड डिबेंचर जिसका जो नाम है वो कंपनी के रजिस्टर में मेंटेन रहता है। ठीक है, बियरर डिबेंचर यानी कि वो डिबेंचर जो कोई भी लेकर चले जाए कंपनी के पास, कंपनी उसको पैसा दे देगी। यानी कि डिबेंचर आपके हाथ में होना चाहिए। बियरर डिबेंचर, यू शुड बी द बियरर ऑफ द डिबेंचर। अगर डिबेंचर आपके हाथ में है तो कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां पे आपको मिला है। अगर डिबेंचर आपके हाथ में है तो कंपनी आपको उस डिबेंचर का पेमेंट करेगी जिसको हम बोलते हैं बियरर डिबेंचर। ठीक है बच्चों, अगर ये सब क्लियर है तो जल्दी से हम चलते हैं जनरल एंट्रीज पर। बहुत इजी जनरल एंट्रीज इसकी होने वाली है, बिल्कुल इशू ऑफ शेयर्स की जो जनरल एंट्रीज हैं वैसी ही जनरल एंट्री इस पूरे चैप्टर में होने वाली है। तो जल्दी से हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि एंट्रीज क्या होगी एंड कंडीशन ऑफ इशू क्या होगा। यानी कि हम इशू प्रीमियम पे कर सकते हैं क्या, पार पे कर सकते हैं क्या, डिस्काउंट पे कर सकते हैं क्या, उसकी क्या जनरल एंट्रीज होगी और क्या क्वेश्चंस होंगे। जल्दी से हम नेक्स्ट स्लाइड पे उसको देख लेते हैं। डिबेंचर बिल्कुल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स जैसा हमने सीखा था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन कुछ वर्डिंग्स, कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। बच्चों पहले ही मैंने आपको बता चुका हूँ कि 39 सेक्शन 39 के तहत हमको मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए। अगर कोई कंपनी है ना डिबेंचर को इशू कर रही है तो है ना, डिबेंचर को इशू कर रही है तो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं है ना, जो होल्डर्स बनेंगे इन फ्यूचर वो मिनिमम 90% है ना आपके डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करने चाहिए। ठीक है, 90% तो हर जगह है, मान लो ना एक तरीके से। इशू ऑफ 3 तरीके से कर सकते हैं, हमने पहले बता दिया था कि जो इशू ऑफ डिबेंचर्स हैं, जैसे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 3 तरीके से कर सकते हैं, वैसे ही इशू ऑफ डिबेंचर 3 तरीके से कर सकते हैं। देखो इक्विटी शेयर्स में जब हम इशू कर रहे थे ना तो डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो स्टार्टिंग से चलते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, यानी कि यहाँ पे जैसे हमने इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ लेकर चलते हैं ना, यहाँ पे हम डिबेंचर 100 रुपीज़ लेकर चलते हैं। ठीक है, 100 रुपीज़ हम लेकर चलते हैं। अगर आपने 100 रुपीज़ का डिबेंचर था और 100 रुपीज़ में ही आपने उसको इशू कर दिया तो यानी कि पार। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करते थे हम, टू इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट करते थे, एप्लीकेशन अकाउंट ही करते थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन। हम इक्विटी एप्लीकेशन कर रहे थे लेकिन यहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हमको करना है। ठीक है, फिर परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे इक्विटी, हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कर रहे थे, हम यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कर रहे थे, लेकिन हमको वो नहीं करना है, हमको टू डिबेंचर अकाउंट करना है। ठीक है बच्चों, इतना आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो पहले ही मैंने बता दिया था कि प्रीमियम पे करते हैं तो SPR यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे आ ही जाता है। बच्चों अभी कॉमेंट में लिख के बताओ कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो यूजेज है वो कैसे किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे यूज किया जाता है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैसे यूज करना है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो जो वीडियो है जिसके अंदर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूजेज पढ़ा था, ठीक है ना, मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से सेक्शन में वो यूजेज लिख रखा है ना, वो हम यूजेज इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ 100 रुपीज में इशू हुआ था, लेकिन हमने 10 रुपीज का अलग से प्रीमियम ले लिया है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 110। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन आप लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू SPR। ठीक है बच्चों, इतना आपको याद होना एंड अंडरस्टैंडिंग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स में किया था, वैसे ही हम इशू ऑफ डिबेंचर्स में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये केस हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल जो हमारे है ना डिबेंचर का वैल्यू था, फेस वैल्यू था, वो था 100, लेकिन हमने 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो जो हमारा वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 90 रुपीज़। यानी 90 रुपीज़ में अब हमने उसको इशू किया है। इशू प्राइस कौन सी है, 90 रुपीज़, फेस वैल्यू क्या है 100 रुपीज़, और डिस्काउंट वैल्यू क्या है 10 रुपीज़। तो बच्चों अब बहुत ध्यान से सुनना है हमेशा। देखो सबसे पहले मैं आपको एंट्री सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई, ये तो कॉमन एंट्री है, देखो सब में कॉमन है। ठीक है, अब सेकंड एंट्री आ जाती है परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पढ़ता हूं। ठीक है, उसके बाद में आता है टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, सिर्फ हमको क्या करना है, SPR को हम क्रेडिट में ऐड कर रहे थे, लेकिन जो डिस्काउंट है उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे एंट्री के अंदर। क्या है, नाम से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अकाउंट डेबिट हम कर देंगे। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना कि जब डिबेंचर डिस्काउंट में इशू होता है, तब हम जो डिबेंचर अकाउंट में लिखेंगे ना, यहाँ पे हम लिखेंगे फेस वैल्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे हम लिखेंगे जो डिस्काउंट हमको मिला इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो बैंक अकाउंट में पैसा आया इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये जनरल एंट्रीज करते समय हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बच्चों एक और चीज़ याद रखना कि कभी भी डिबेंचर्स इशू होते हैं तो उनका भी केस ओवर सब्सक्रिप्शन का हो सकता है, उनका भी केस अंडर सब्सक्रिप्शन का हो सकता है। ठीक है, मुझे बताओ आपने 10,000 डिबेंचर्स इशू करे और आपको 12,000 एक्सेस में आ गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वही प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे। हम क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक रिफंड कर देते थे। हम ये करते थे ना, वही चीज बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम हम डिबेंचर वाले चैप्टर में करेंगे, इस डिबेंचर के चैप्टर में करेंगे। हम यहाँ पे कर देंगे परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू परसेंटेज शेयर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हम वैसा ही काम करेंगे, लेकिन थोड़ी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी। कुछ आप हमेशा याद रखना कि जहां पर भी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आएगा वहां पे परसेंटेज डिबेंचर आ जाएगा। ठीक है, बस ये चीज याद रखना। और जहां पे शेयर कैपिटल आने वाली थी वहां पे आ जाएगा डिबेंचर अकाउंट, वहां पे आ जाएगा डिबेंचर अकाउंट। बच्चों इस वाले केस में तो हम प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर जो अंडर
सब्सक्रिप्शन का केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, उसके अंदर हम यही डिबेंचर मान के चलेंगे, हम 10,000 को पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे। वैसा ही कॉन्सेप्ट है, इशू ऑफ शेयर्स जैसा ही कॉन्सेप्ट है। जल्दी से हम क्वेश्चन कर लेते हैं एंड आपको पूरी जनरल एंट्रीज 100% क्लियर हो जाएंगी। ये पूरा फुल एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से इस डिबेंचर की जो जनरल एंट्रीज है आप आराम से समझ जाओगे। देखो, गोविंद लिमिटेड इशूज 5,000 इक्विटी 5,000 डिबेंचर्स, ठीक है। अभी अभी इक्विटी शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा है इसलिए वो मुंह पे आ रहा है, ठीक है ना। 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच, ठीक है, 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से हमने इशू किया है उसको। पेबल एज फॉलोज, 20 एप्लीकेशन पे, 20 अलॉटमेंट पे, 30 फर्स्ट कॉल एंड 30 फाइनल कॉल, ठीक है। 30 30 60 60 40, ठीक है। पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 6,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एंड एप्लीकेशन फॉर 4,500 एक्सेप्ट हुई, 4,500, ठीक है ना। एंड एप्लीकेशन फॉर 800 डिबेंचर्स वर अलॉटेड, 500 डिबेंचर्स, 800 को हमने 500 अलॉट किया एंड 700 को हमने रिजेक्ट कर दिया। जल्दी से कैलकुलेट कर लो, ये हो जाता है 5,000, ये हमारा हो जाता है 6,000, ठीक है। मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स कॉल्स, ठीक है। पास जनरल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट ऑल मनी ड्यू वॉज वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 200 डिबेंचर्स, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। जल्दी से जनरल एंट्रीज बना लेते हैं इसकी। देखो, सबसे पहले हमारा जाएगा, सबसे पहले बच्चों बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन किससे, 6,000 इंटू 2 12,000, यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000 से, ठीक है बच्चों, 1,20,000 से हो जाएगा। एंड फिर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ पे पैसा रिफंड कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले 1,20,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 5,000 इंटू 20, बच्चों अभी आपने ये सब कुछ चीज़ अपने चैप्टर में पढ़ के आ रखे हो। 700 इंटू 2 यानी कि यहाँ पे 14,000 यहाँ पे रिफंड हो गया है एंड बचा 6,000। आप इस भी अप्रोच से कर सकते हो एंड हम देख लेते हैं। देखो, जो हमने सीखा है, यानी कितने लोगों को अलॉट नहीं हुए, 300 लोगों को अलॉट नहीं हुए इंटू 20 के हिसाब से, यानी कि 6,000, तो वो अमाउंट यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है, जैसा हमने पिछले चैप्टर में उसको सीखा है, ठीक है। फिर आप आराम से एंट्री कर दोगे। अब आप अपनी 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट कितना है, 1 लाख के हिसाब से आप कर दोगे। जब एक्चुअल बैंक में पैसा आएगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट, तब जाके जो हमारा 6,000 वो कटेगा, वो आ जाएगा 94,000, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद अब आपको एंट्री कर देनी है फर्स्ट कॉल की, जो होगा 12% टू डिबेंचर अकाउंट, कितने रुपीज़ के हिसाब से आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,50,000 के हिसाब से। बच्चों थोड़ा मैं जल्दी एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हो जाएगा, जैसा कि हमने पढ़ रखा है। 12% डिबेंचर अलॉटमेंट 1,50,000 पर रिसीव हो जाएगा। एंड हम अब क्या करेंगे, अब हम फाइनल एंट्री यहाँ पे कर देंगे सेकंड कॉल की, यानी कि 12% डिबेंचर सेकंड कॉल डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कितना पैसा आना चाहिए था, 1.5 लाख रुपए आना चाहिए था, लेकिन एरियर कितना हो गया, 200 शेयर्स पे एरियर हो गया, यानी कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा वो हमको कैलकुलेट करना है। डिबेंचर सेकंड कॉल, ठीक है बच्चों, पूरा नरेशन के साथ आपको अपने एग्जाम्स में लिख कर आना है कितना पैसा ड्यू रह गया है। 200 इंटू 30 यानी 6,000, यानी कि 144,000 हमारे यहाँ पे आ चुका है। बच्चों आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मुझे बताओ कि अगर कोई सा भी डिबेंचर, ये जो डिबेंचर है, अगर वो यहाँ पे डिस्काउंट में इशू हो रहा होता, अगर डिस्काउंट में इशू हो रहा होता तो मैंने आपको बता रखा है कि कैसे करना है। देखो, अगर कोई सा भी डिबेंचर, अगर मान लो 1,000 डिबेंचर्स इशू हुए, ठीक है ना, 10 +
10, यहाँ पे 20 में, लेकिन यहाँ पे हमने डिस्काउंट दे दिया 5 रुपये का, ठीक है, 20 माइनस 5 कर दिया और यहाँ पे हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, यानी कि ये हो गया 10 माइनस 5। अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, देखो बहुत आसानी से हम देख लेते हैं। देखो जो भी एंट्री होती है वो होती है 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, यही एंट्री होती है ना, यही एंट्री होती है। वो बैंक की एंट्री में हम कभी भी एसपीआर और डिस्काउंट को नहीं घुसाते हैं, ठीक है, कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस को हम बैंक की एंट्री में घुसाते हैं, इस एंट्री में हम उसको नहीं लेकर आते, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट का आ जाएगा, यहाँ पे डिस्काउंट पूरा लिखना, डिस्काउंट डेबिट। अब देखो बच्चों क्या है, आपके 1000 शेयर्स यानी कि 1000 शेयर्स इनटू फुल अमाउंट 10 फेस वैल्यू से यहाँ पे कर दो 1000, कितना डिस्काउंट मिला यहाँ पे कर दो, एंड जो यहाँ पे कितना अमाउंट मिला 1000 इंटू 5 कर दो। बच्चों बहुत आसानी से समझना है कि जो डिबेंचर अकाउंट है ना, डिबेंचर अकाउंट वो क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से, वो क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से, यहाँ पे क्रेडिट होगा। जो डिस्काउंट आपने दिया वो डिस्काउंट में जाएगा, और जो पैसा आपको यहाँ पे मिल रहा है वो आपके डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, मैं होप करता हूँ बच्चों। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो बच्चों। लाइक को, उस लाइक बटन को हिट करके दिखाओ कि आपको कितने एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।